नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रेमी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग मुझे कह रहे हैं कि सर और वीडियोस लाइए। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने और वीडियोस भी लाते रहूँगा। पर आप लोग बस एक काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इसको शेयर करिए, जिससे मैं अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचा सकूँ। और मेरे जो ज्ञान प्रेमी चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, जो एक इन्फॉर्म सिटीजनरी के रूप में सारे लोग यहाँ पे देश में इकट्ठे हो सके, अपनी बात को रख सकें, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो परिपूर्ण हो सके, फुलफिल हो सके। तो आज जो आपके सामने लेक्चर लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा कुछ सेंट्रल और गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड, जो मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है। ये एजेंसी के बारे में बात इसलिए करना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी इन एजेंसियों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। सभी व्यूअर्स के सामने कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज एनआईए, व्हाट इज एसओजी, एसीबी क्या है और सीबीआई क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी एजेंसियां अभी राजस्थान की राजनीति के अंदर कूद चुकी हैं, अपने रोल प्ले कर रही हैं। इससे बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां भी हैं और राजनीतिक पेचीदगियां भी हैं और संवैधानिक पेचीदगियां भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप अगर मेरा YouTube चैनल पसंद कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरा चैनल की जो भी मटेरियल है, जो भी ज्ञानवर्धक चीजें हैं, वो आपको कैसी लग रही है। तो आज स्टार्ट करता हूं। मैं पहली एजेंसी लूंगा एनआईए। राजस्थान के एमएलए भंवर लाल शर्मा अभी रिसेंटली हाईकोर्ट के अंदर एक पिटिशन लगाई है, जिसके अंदर एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक एफआईआर दर्ज करी थी, जिसके तहत उनको एक तरीके से अक्यूज माना गया था। भंवर लाल शर्मा ने हाईकोर्ट में पिटिशन लगाई कि वो एसओजी उन पे कार्रवाई ना करे, उन पे जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए एनआईए को। अब ये जान लेते हैं भंवर लाल शर्मा एनआईए से इन्वेस्टिगेशन की क्यों बात कर रहे हैं और एसओजी से इन्वेस्टिगेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एसओजी आप लोगों को पता होगा कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जबकि एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो भंवर लाल शर्मा एक पिटिशन लगा के बता रहे हैं कि एनआईए से उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो जान लेते हैं ये एनआईए क्या है। 2008 बॉम्बे ब्लास्ट, और बॉम्बे के अंदर जो भी जो टेररिस्ट जो ब्लास्ट हुए, जो कसाब जो उसके साथी थे बॉम्बे के अंदर आए, उन्होंने फायरिंग करके मोर देन 360 पीपल्स को मौत के घाट उतार दिया। उस आतंकवादी हमले के बाद भारत की सिक्योरिटी एजेंसी पे बहुत बड़ी उंगलियां उठने लगी। उनके जो भी कार्य करने की शैली थी उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लग गए। क्या हमारी भारतीय एजेंसियां की जो काम करने की शैली है वो काफी है कि हम कोई भी बड़ा सा आतंकवादी हमले रोक सके? तो उस प्रश्न जो शैली थी भारत की एजेंसियों पे जो उठ रही थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक एनआईए एक्ट लाके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 लाके एक न्यू बॉडी की संरचना करी, जिसका नाम रखा गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एजेंसी का जो मेन कार्य था वो देखना था ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर हाथ डाल सकती है। जी हाँ, भारत की अखंडता और प्रभुत्वता को जो भी हानि पहुंचाए, उसकी जितनी भी एजेंसी भारत के अंदर, जितनी भी जो गतिविधियां हो रही है उससे रिलेटेड जो भी भारत के अंदर, उस पर एनआईए कार्रवाई कर सके। तो इस बॉडी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था। उसके अलावा इस एक्ट के अंदर, इस कानून के तहत शेड्यूल ऑफेंस भी दे रखे हैं। और शेड्यूल ऑफेंस के अंदर कौन कौन से? आईपीसी का चैप्टर 6, 120, 121 से लेकर 130 तक, जिसके अंदर 124A सेडिशन भी आता है। उसके अलावा बहुत सारे शेड्यूल्ड ऑफेंस है जो इस एक्ट के अंदर देख रखे हैं। भंवर लाल शर्मा पर अभी 124A पर कार्रवाई करी है एसओजी ने, 124A में एफआईआर दर्ज करी है। 124 एक बहुत सीरियस क्राइम है जो कि भंवर लाल शर्मा पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी इसके तहत। वैसे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान का गांधी की उपाधि दी गई है, पर 124A के अंदर भंवर लाल शर्मा पे इन्वेस्टिगेशन करना, इतना सीरियस ऑफेंस मानना, 124 है वो जो देशद्रोह का उन पे आरोप लगाना, ये कहां तक उचित है या नहीं है। पर हाँ, राजनीतिक गलियारे के अंदर पीयूसीएल की जो चीफ है अपनी श्रीवास्तव मैडम, उन्होंने इस कार्रवाई को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि राजनीतिक अपोजिशन को आप इस तरीके से दबाओ कि उन पर 124A लगा दिया जाए। 124A का मैं बता दूं कि ये जो सेडिशन लॉ है, देशद्रोह का जो कानून है, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। भारत की जो भी आवाज को उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा उठाई जाती है, उसको उसमें आवाज को दबाया जाता था। पर 124A का कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इस तरीके से आवाज को दबाना कहां तक उचित है और न्याय संगत है? केदारनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस 124A को असंवैधानिक तो घोषित नहीं करवाया, पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए राज्य सरकार को कि 124A को आप कैसे एप्लीकेबल कराओगे। 124A बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और ये केवल सीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही
डाला जा सकता है। सरकार का विरोध कर सकते हैं पर देश का विरोध ना हो। सरकार का विरोध करना कदई ये मतलब नहीं है देश का विरोध हो। 124A के अंदर इंसाइटमेंट टू एंड ऑफेंस भी है। तो क्या अशोक गहलोत सरकार ये बता सकती है कि भंवरलाल शर्मा किस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? तो 124A जो लगाया गया है एनआईए के द्वारा, वो मेरे हिसाब से तो न्याय उचित नहीं है। बाकी इस पे हाईकोर्ट ज्यादा सही कुछ बोल सकती है। अब बात करते हैं हम एनआईए पे ही हम बात कर लेते हैं। और एनआईए का जो अभी रिसेंटली एनआईए जो ये एक्ट आया है 2008 के अंदर, उस टाइम भी इस पे फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का होता है, जो राज्यों केंद्र के बीच में शक्तियां बटी हुई हैं, तो उस पे राज्य सरकार को स्टार्टिंग से इस पे क्वेश्चन मार्क था कि कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को छीन ना ले। जैसा कि आपको पता है कानून व्यवस्था जो सब्जेक्ट है वो राज्य के अंतर्गत आता है, पर केंद्र सरकार की जो एजेंसी है एनआईए, वो राज्य सरकार से बिना पूछे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल्ड ऑफेंस से रिलेटेड है, एनआईए एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अगर वो ऑफेंस उससे रिलेटेड है तो राज्य सरकार से पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एनआईए को बिना पूछे भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है इस वाले मैटर के अंदर। अब एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और जो सिडिशन लॉ है, उस पे भंवरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में भी पिटीशन लगाई है। आगे देखते हैं कि इस पे क्या होता है। इसके अलावा 2019 के अंदर भी एनआईए के अंदर एक संशोधन हुआ जिसके तहत एनआईए को केवल भारत के अंदर ही नहीं, बाहर के देशों के अंदर भी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जो भारत का रिलेशन उस देश से प्रभावित कर सकता है, तो उसके अंदर भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। रिसेंटली अभी श्रीलंका के अंदर चर्च के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनआईए फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने वहां भी गई है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट बॉडी जिसका नाम है एनआईए। अब बात कर लेते हैं दूसरी बॉडी की जिसका नाम है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी, जो भी अभी न्यूज मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, उसी प्रकार से स्टेट के अंदर भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं। जैसे कि साइबर हैकिंग हो गया, आपके नारकोटिक्स विभाग का कोई भी काम हो गया, आपके स्मगलिंग हो गई, आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, आपके करप्शन केस हो गए। तो मेरी सरकार की एक सिंपल संकल्प रिजोल्यूशन से इस बॉडी को क्रिएट कर दिया गया एसओजी को। इनके अंदर कौन है? इसके अंदर वो पुलिस अधिकारी हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को सॉल्व करने के लिए परिपक्व है, मेच्योरिटी है उनके पास एक्सपीरियंस भी है। रिसेंटली अभी एसओजी ने सचिन पायलट को, खेमे को नोटिस दिए हैं और इनके फोन ट्रैप भी कराए हैं। और एसओजी अभी मानेसर के अंदर हरियाणा के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई, तो उस चीज में भी एसओजी आपकी पिक्चर के अंदर आई थी। अब एसओजी पे जो आरोप लग रहे हैं कि भाई फोन टैपिंग करी, उसका मैंने वीडियो आपको पहले ही बता दिया है कि फोन टैपिंग के कुछ कानून है, नियम है, वो फॉलो करके ही आप फोन टैपिंग कर सकते हो। अब एसओजी ने करे या नहीं करे हैं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो सही था या गलत था। पर ये जो एसओजी बॉडी है, इसके अंदर रिसेंटली अभी कुछ आईपीएस अशोक गहलोत खेमे के फेवरेट आईपीएस लगाए गए हैं। तो हो सकता है सचिन पायलट खेमे को हरेसमेंट करने के लिए एसओजी ने एफआईआर दर्ज करी और 124A और बहुत सारी धाराओं के अंदर इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की स्टार्टिंग करी। तो ये हो गई हमारी दूसरी बॉडी जो है एसओजी, जो कि कौन से क्राइम्स को, कौन से अपराधों को देखती है? ये संगठित अपराधों को देखती हैं, जो कि आपकी थाना पुलिस परिपक्व नहीं है उनको सॉल्व करने के लिए। थाना पुलिस जो चीज सॉल्व नहीं कर सकती है, तो उसके लिए वहां पे राज्य सरकार चाहे अनुशंसा दे तो एसओजी से वो कार्रवाई करवा सकती है। और एफआईआर दर्ज से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके चार्जशीट फाइल करने का पावर पूरा का पूरा एसओजी को है। तीसरी बॉडी हम देखते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो। ये भी अभी बहुत न्यूज के अंदर है और वैसे अभी भी नहीं है तो बहुत पहले से न्यूज के अंदर है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो अपने पावर ड्राइव करती है, वो ड्राइव करती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से ये अपने पावर ड्राइव करती है। जन सेवक किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है एसीबी। आम नागरिक भी शिकायत कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके साथ कोई जन सेवक पैसे की डिमांड कर रहा है। और रिसेंटली अभी एसीबी ने 2019 के एंड के अंदर अपना टोल फ्री नंबर भी निकाल दिया है। अगर कोई भी जन सेवक, जनप्रतिनिधि, अफसर कोई भी आपसे अगर किसी प्रकार की करप्शन की या ब्राइब की डिमांड करता है तो आप एसीबी के पास जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसीबी अभी न्यूज के अंदर क्यों है। एसीबी ने जो भी हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रही है, विधायकों की जो खरीद फिरोख्त पे जो भी मैटर चल रहा है, तो एसीबी ने उसमें एफआईआर दर्ज कर रखी है। उसमें विश्वेंद्र सिंह और ऐसे बहुत सारे एमएलए हैं जो सचिन पायलट खेमे पे हैं। इवन निर्दलीय एमएलए भी आज न्यूज के अंदर है, निर्दलीय इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन पे भी एफआईआर दर्ज करी है और उन पे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसीबी नोटिस बार बार दे रहा है। अब पर यह बात जरूरी है कि आप एसीबी से कार्रवाई करवा रहे हैं वो तो न्याय उचित है क्योंकि करप्शन का मैटर हो सकता है, पर भंवरलाल शर्मा पे 124, भंवरलाल शर्मा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पे 124A की कार्रवाई कहां तक न्याय संगत है, ये मेरे समझ से थोड़ी परे है। तो ये तो हो गया आपका एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी कहा जाता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बॉडी की बात कर लेते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अशोक गहलोत के ब्रदर पर अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा उन पे क्यों पड़ा, पहले ये जान लेते हैं। 2007 से 9 तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रिपोर्ट के अनुसार अशोक गहलोत के ब्रदर ने पोटाश इंडिया से जो पोटाश खरीदा, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, किसानों के खेत के अंदर काम आता है, उसको कंपनी से खरीदा, सरकारी कंपनी से खरीदा और उसको किसान को ना देकर विदेशी कंपनी को दे दिया और विदेशी कंपनी ने उस पोटाश को भारत से बाहर भेज दिया। अब कांग्रेस सरकार ये आरोप लगा रही है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, पर मैं कांग्रेस सरकार के उन जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि 2007 से 9 तक जो ईडी ने जो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करी थी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार करी थी, उसमें एफआईआर दर्ज करवा रखी है। तो उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से 14 तक तो कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कहां तक आपका ये चीज को उठाना कि केंद्र सरकार इस बॉडी को यूज कर रही है। जी हाँ, राजनीतिक हथकंडे सब सरकारें अपनाती हैं, पर मैं बता दूं 2007 से 9 के अंदर 150 करोड़ का घोटाला जो हुआ है उसमें गहलोत साहब के बेटे का, गहलोत सरकार के भाई का भी नाम है। तो 2007 से 9 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करी थी वो कांग्रेस सरकार ने ही रजिस्टर करी थी, फॉर योर नॉलेज। अब उसके बाद में करता हूं अभी ईडी क्या कर रही है। अभी ईडी वो 150 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी देखिए दो चीजों पे इन्वेस्टिगेशन करती है, दो कानून को एनफोर्स करवाती है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरा है आपका फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2002। देखिए एलपीजी इरा जब आया 1991 के अंदर, जब हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया तो विदेशी जो मुद्राएं थी, विदेशी जो पूंजी थी वो भारत के अंदर आती भी थी और जाती भी थी। इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि कई बार मुद्रा आती है जाती है, उसमें कई बार ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, ब्लैक करेंसी का जनरेशन भी होता है, उसको चेक करने के लिए इन दोनों कानून को बनाया गया। और उन दोनों कानून को इंप्लीमेंट कराने के लिए एक बॉडी बनाई गई, इंप्लीमेंट कराने के लिए, इसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो ये काम कर रही है उस एक्ट के आने से भी बहुत पहले। अब देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी तो न्यूज के अंदर है, क्योंकि गहलोत के जो ब्रदर हैं उन पे वो कार्रवाई कर रही है, उस पे भी अभी न्यूज में है। उसके अलावा थोड़े साल पहले एनजीओ थी कुछ जो गैर विकासी एंटी डेवलपमेंट जो रोल निभा रही थी एनजीओ, उनके अगेंस्ट भी ईडी ने छापे मारे थे। जो भी एनजीओ जो नक्सलाइट्स को पैसा पहुंचाती हैं या कई बार वो पैसा विकास के बहाने कहीं और भी जाता है, गलत कामों में भी जाता है, तो उसको चेक करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्शन दिया था, जिसके तहत ईडी ने उन एनजीओ पे, गैर सरकारी संस्थानों पर कार्रवाई करी थी। तो ये तो बात हो गई ईडी की, जो अभी रिसेंटली गहलोत के ब्रदर पे अभी छापे मारे हैं बहुत सारे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एजेंसी के, जिसका नाम है सीबीआई। ये भी अभी बहुत कंट्रोवर्शियल एजेंसी हो रही है राजस्थान के अंदर। राजनीति में पता नहीं ऐसा भूचाल आ रखा है कि सारी की सारी एजेंसियां ही अभी हमारे एक साथ राजस्थान के अंदर आ रही है, काम कर रही है, कार्य कर रही है। बहुत सारे कानूनी पेचीदगियां हैं, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए सीबीआई का मतलब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1941 की बात है। 1941 के अंग्रेजों के द्वारा एक बॉडी क्रिएट करी गई थी, स्पेशल पुलिस एक्ट, स्पेशल पुलिस के तहत, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जितने भी करप्शन केस थे उसको डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई। 1946 के अंदर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया और 1946 के अंदर इस बॉडी को, जिसका नाम उस टाइम सीबीआई नहीं था, उसको और पावर दिए गए। 1963 के अंदर ये नाम सीबीआई आया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर इसको पावर दिए गए कि किसी प्रकार के भी ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है, संगठित क्राइम है, चाहे से करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, या वो कोई स्मगलिंग से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार के वो फेमस पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार के सोसाइटी के अंदर फेमस केस हो जिसके अंदर न्याय किसी को मिल नहीं पा रहा है, तो वहां भी सीबीआई को इंक्वायरी दे दी जाती है। अब रिसेंटली सीबीआई देखे न्यूज के अंदर क्यों है, राजस्थान सरकार ने अभी सीबीआई से जो भी जो जनरल जो इनका जो क्लॉज होता है सीबीआई का, वो छीन लिया गया। जनरल क्लॉज क्या होता है, जनरल परमिशन क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। पर अशोक गहलोत ने अभी जनरल परमिशन क्यों छीन ली है, इसको जान लेते हैं। देखिए आपको पता हो कि विश्नोई जो एसएचओ थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, कह नहीं सकता मैं क्या है, पर हाँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गहलोत सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड को पूरा कर दिया था उनके परिजनों की। अब देखिए सीबीआई जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने लगी, तो अभी जो यहाँ पे मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है। तो गहलोत सरकार को डर था कि सीबीआई कहीं आके उनके अधिकारियों को परेशान ना कर दे, और सीबीआई ने आते ही यहाँ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो गहलोत के थे, उनसे अनुसंधान करके उनसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करी। पर गहलोत सरकार को डर लगा कि कहीं ये हमारे को राजनीतिक हथकंडा अपना के हमारा हरेसमेंट नहीं करना स्टार्ट कर दे, तो गहलोत सरकार ने जो जनरल परमिशन थी वो सीबीआई से छीन ली। अब देखते हैं सीबीआई की कौन कौन सी परमिशन होती है।
एक तो सीबीआई को राज्य के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की जनरल परमिशन होती है, एक होती है स्पेसिफिक परमिशन। जनरल परमिशन का मतलब, जनरल परमिशन ज्यादातर राज्यों ने दे रखी थी, इसका मतलब सीबीआई केस टू केस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आ सकती है, कोई भी राज्य सरकार उसको रोकेगी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने खुद ने ही जनरल परमिशन दे रखी है। पर जिस प्रकार से भी केंद्र राज्य के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अभी अपोजिशन में, और जहां जहां कांग्रेस सरकार स्टेट्स के अंदर है उन्होंने सबने जनरल परमिशन छीन ली है। जैसे राजस्थान ने जनरल परमिशन छीन लिया है, उससे पहले थोड़े दिन पहले केरला ने भी छीन लिया है, छत्तीसगढ़ ने भी जनरल परमिशन छीन लिया है, वेस्ट बंगाल ने भी जनरल परमिशन छीन लिया है सीबीआई के अंदर। और एक होती है दूसरी स्पेसिफिक परमिशन, जो राज्य सरकार सीबीआई को केस टू केस बेसिस पे दे सकती है। अब देखिए सीबीआई एक बॉडी है, इसका जुरिडिक्शन क्या है, इसका क्षेत्र अधिकार क्या है। सीबीआई यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो किसी भी लोक सेवक पे कोई भी कार्रवाई कभी भी कर सकती है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 6A जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट था 1946 का, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सीबीआई को अपने राजनीतिक गुरुओं से पूछना पड़ता था किसी पे भी कार्रवाई करने के लिए, तो अब वो उस एक्ट को भी क्या कर दिया है, गैर संवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब देखिए सीबीआई यूनियन टेरिटरीज पे तो कार्रवाई कर सकती है, पर राज्य सरकार में किसी भी मैटर पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे दो चीजें उसको परमिशन चाहिए। पहली तो उनको परमिशन दे सकता है राज्य सरकार स्वयं, अगर राज्य सरकार परमिशन नहीं देता है तो सीबीआई किसी भी मैटर के अंदर कुछ भी बोल नहीं सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को नहीं पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है राज्य के अंदर। तो अब राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नई चीज और आ जाती है, क्या सीबीआई अभी जो ये पायलट गहलोत के अंदर लड़ाई आ रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है क्या? ये प्रश्न अभी उठ रहा है। देखिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और यहां पे सीबीआई का क्षेत्र अधिकार लागू हो सकता है, क्योंकि यहां पे फोन टैपिंग करी गई है। फोन टैपिंग केंद्र सरकार के जो भी अधिनियम है उनके अगेंस्ट में जा रही है, तो सीबीआई उस मैटर को यहां पे आके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो फोन टैपिंग हुई है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के अंदर जो भी संवाद हुआ है, तो ये जो इंटर स्टेट जो क्राइम हो रहा है फोन टैपिंग के द्वारा, जो सरकार को गिराने की जो कोशिश हो रही थी, वो भी क्या आता है, इंटर स्टेट क्राइम भी, आपका अंतरराज्य जो क्राइम भी आता है वो भी सीबीआई के क्षेत्र अधिकार के अंदर आ सकता है। तो सीबीआई वहां भी क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब सीबीआई इन मैटरों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर सकती है सीबीआई, नहीं तो कोई और नागरिक भी पिटीशन दायर कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन चाहे तो सीबीआई से करवा सकता है। गहलोत सरकार से पूछने की कदे ही आवश्यकता नहीं है। और जबकि एनआईए का जो मैटर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो अभी एसओजी ने क्या गलती कर दी है, गहलोत सरकार ने, एसओजी ने एफआईआर तो दर्ज करी है, वो 124A के अंदर कर दी है, 124A कर दी है, जिसके अंदर सेडिशन है, राष्ट्रद्रोह का मामला, खुद ही उन्होंने एफआईआर दर्ज करके खुद ही फंस सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मामले के अंदर मैंने आपको बता रखा है एनआईए इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल 6 में भी कर सकती है, जिसमें राष्ट्रद्रोह भी एक क्राइम है। अगर एनआईए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, वो एसओजी से आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और ये भी बता सकती है अगर कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी कि सर हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो एसओजी ने खुद ने 124A के अंदर सेडिशन में भंवरलाल शर्मा पे केस दर्ज किया है, और आप लोगों को पता होना चाहिए एनआईए एक्ट 2008 के अंदर सेडिशन लॉ चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी के तहत भी एनआईए कार्रवाई कर सकती है। तो राजस्थान के अंदर एनआईए और सीबीआई दोनों इंक्वायरी कर सकती है, मैंने इसके रीजन आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये आज के लेक्चर के अंदर ये कुछ 1 2 3 4 5 बॉडीज थी जिनकी मैंने आप लोगों से बात करी है। मैं ट्राई करता हूं आपके सामने करेक्ट फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस लाऊं, पर मैं वीडियो के अंदर कोई पॉज नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूं, तो कई बार अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स आए तो मुझे माफ करिए। मैं आगे भी आपके सामने ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस लाता रहूंगा जो लीगल से रिलेटेड होंगे, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, पर मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे फॉलो इसको आगे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहां आपको शेयर करना है कर सकते हैं, और मुझे यूं ही मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।